हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। अक्टूबर 1988, चक्का जाम की रचना। ओ ये सुनो, मैंने हड़ताल के नाटक की शुरुआत लिखी है, लव स्टोरी है। जब हम रिहर्सल के लिए जमा हुए तो सफदर की मुस्कान एक कान से दूसरे कान तक फैली हुई थी। उसने जोश के साथ अपने कागज निकाले और पढ़ना शुरू किया। कुछ अभिनेताओं का झुंड मजदूर अधिकारों के लिए नारे लगाते हुए नाटक शुरू करता है। इस बीच दर्शकों में से एक आदमी निकलता है और वो नाटक में व्यवधान डालता है। वो पूछता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? एक्टर उसे जवाब देते हैं, हम नाटक कर रहे हैं। तो वो पलट के जवाब देता है, नहीं, ये कोई नाटक नहीं है, ये तो नारेबाजी है। एक्टर उसे बताते हैं कि ये मजदूरों का नाटक है, इसमें तो नारे होंगे ही। उस आदमी को तसल्ली नहीं होती। वो पूछता है, तुम लोग आम नाटक क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, प्यार मोहब्बत का, मौज मस्ती का नाटक। एक्टर सोचते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, चलो एक प्रेम कहानी पर नाटक करते हैं। एक्टर्स एक पुराने हिंदी फिल्मी गीत की पैरोडी गाने लगते हैं। इस गीत के दौरान प्रेमियों से हमारा परिचय कराया जाता है। एक मजदूर जोगी और उसकी प्रेमिका अश्शो। लड़का शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहता है, इसलिए उसे लड़की के माँ बाप से मिलना है। प्रेमी प्रेमिका इस मुलाकात की रिहर्सल करते हैं, जिसमें अश्शो अपने पिता की भूमिका निभाती है। जोगी को यकीन है कि वो अश्शो के बाप को राजी कर लेगा, मगर जब उसका सामना असली पिता से होता है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो अनाप शनाप बकने लगता है। पिता उससे पूछता है कि वो कितना कमा लेता है। जोगी कहता है 562 रुपए। ये सुनकर लड़की का पिता इस तनख्वाह में से लड़के का सारा मासिक खर्च घटाना शुरू करता है। सारा हिसाब होने पर पता चलता है कि इतनी कम तनख्वाह में एक शादीशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। पिता कहता है कि 1100 से नीचे तो बात बन ही नहीं सकती। जोगी हामी भरता है और बताता है कि सीटू वाले भी यही कहते हैं। वे माहवार 1050 रुपए की मांग कर रहे हैं, वे इसके लिए हड़ताल करने वाले हैं। तब पिता कहता है, ठीक है, फिर जाओ उनके साथ हड़ताल करो और तभी वापस आना जब तुम्हारी ये मांग पूरी हो जाए। इस बिंदु पर एक्टर्स उस दर्शक से मुखातिब होते हैं जिसने शुरुआत में नाटक को रुकवा दिया था। वो कहते हैं, आपकी खोपड़ी में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि मजदूर की जिंदगी पर नाटक करेंगे तो चाहे झंडा उठाएं या ना उठाएं, नारे लगाएं या ना लगाएं, बात वहीं पर पहुंचती है कि जीना है तो लड़ना होगा और प्यार भी करना है तो भी लड़ना होगा। इसके बाद एक दृश्य आता है जिसमें 2-3 एक्टर झुग्गियों के हालात के बारे में बात कर रहे हैं। एक बुलडोजर उनकी झुग्गियों को गिराने आता है। वो मदद के लिए नेता के पास जाते हैं। नेता उनकी मदद नहीं करता, उल्टे वो उनको धमकाने के लिए अपने गुंडे भेज देता है। मजदूरों को ये बात समझ में आ जाती है कि अधिकार किसी के देने से नहीं मिलते, वो लड़कर जीते जाते हैं। वो एक महिला मजदूर से अपने साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि वो उनके साथ नहीं चलेगी क्योंकि वो उसकी कोई मांग नहीं उठा रहे हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि उस औरत की क्या मांग हो सकती है। तब वो बताती है कि तुम लोग उन फैक्ट्रियों में क्रैश की मांग क्यों नहीं करते जहां औरतें काम करती हैं, ताकि हम वहां अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकें। एक महिला मजदूर अपने बच्चे को गोद में लिए फैक्ट्री में दाखिल होने की कोशिश करती है, मगर गार्ड उसे गेट पर ही रोक देते हैं। किसी ने पूछा, इसके बाद क्या होगा? सफदर ने कहा, पता नहीं यार, देखते हैं। यह मसौदा वहां तक तो काफी मजेदार था, जहां लड़की का पिता जोगी की तनख्वाह की चीर फाड़ करता है। इसके बाद सिर्फ बातें थीं और नाटकीयता खत्म। सफदर इस बात को समझ रहा था। उसने कहा कि इसे सिरे से दोबारा लिखना होगा। मुझे अच्छा लगा कि सफदर ने नाटक की शुरुआत उसी आम अवधारणा से की कि नुक्कड़ नाटक सिर्फ नारेबाजी का नाटक होता है, और फिर वो नाटक को प्रेम कथा तक ले आया।
जोगी और अश्व के बीच का सीन मजेदार था। दर्शक के तौर पर आप फौरन समझते हैं कि नाटक को नारों पर लौटना ही पड़ेगा। हिंदी फिल्मों के अति नाटकीय अंदाज में लिखे गए इस दृश्य में खूब हंसी ठट्टा थी। जब हमने पहली बार सुना तो और भी मजा आया, क्योंकि दोनों प्रेमियों के नाम हमारे बीच में से ही लिए गए थे, आयशा किदवई और जोगी। इसलिए जब हमने इन दृश्यों को सुना तो हम लोगों के चेहरों पर खुद ब खुद हंसी फैल गई थी, और ये बात भी जाहिर थी कि कास्टिंग का कम से कम ये हिस्सा तो पहले से तय हो चुका है। यहां एक और अंदरूनी मजाक है जो बाद में, सफदर की मौत के बाद, मुझे समझ आया जब उसके लेख प्रकाशित हुए। द एन्चेंटेड आर्क लेख में एक ऐसे नाटककार के साथ बहस है जो एक सेमिनार में नुक्कड़ नाटक सत्र की अध्यक्षता करते हुए इस बात को लेकर छाती पीट रहा है कि नुक्कड़ नाटक तो सिर्फ नारेबाजी ही कर सकता है, जिंदगी के किसी अहम मुद्दे पर बात नहीं कर सकता। सफदर का शुरुआती दृश्य नाटकीय और हल्के ढंग से इसी तर्क का जवाब दे रहा था। यह तरकीब कमाल की थी। उस दिन शाम को जब हम डीटीसी बस में वापस लौट रहे थे तो मैंने सफदर से पूछा कि नाटक में वो आदमी कौन है जो नाटक रुकवा देता है। पता नहीं, कोई दर्शक है। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दर्शक ने आकर नाटक रोका हो या ये मांग की हो कि तुम कुछ और करके दिखाओ? सफदर हंस पड़ा। अरे नहीं, दर्शक तो इसी बात से खुश हो जाते हैं कि तुम उनके सामने परफॉर्म कर रहे हो। नाटक तो सिर्फ पुलिस वाले रुकवाते हैं। फिर उसने एक सीन का आइडिया बताया जो उस समय उसके जहन में घूम रहा था। एक सिपाही बीट ड्यूटी पर है। उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस वाला उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, जेब कतरा हूं साहब। उसका शरीर डर से कांप रहा है। कितना कमा लेते हो? सिपाही पूछता है। जेब कतरा जवाब देता है, 50 रुपए साहब। अरे वाह, पुलिस वाला कहता है, 25 मुझे दे। जेब कतरा 25 उसे दे देता है और पुलिस वाला उसे गले लगा लेता है। फिर वो एक और आदमी से मिलता है। पता चलता है ये आदमी चोर है और ये 100 रुपए कमा लेता है। पुलिस वाला उससे 50 लेकर उसको भी गले लगा लेता है। इसके बाद तीसरा आदमी मिलता है जो ड्रग्स बेचता है। वो रोज 200 रुपए कमा लेता है। पुलिस वाला उससे 100 ले लेता है और उसे भी गले लगा लेता है। फिर चौथा आदमी मिलता है जो एक मजदूर और ट्रेड यूनियन कार्य करता है। पुलिस वाला उसे पीटने लगता है। मैंने कहा, अच्छा है, ये सीन कहां आएगा? ओ, ये मुझे पता नहीं, सफदर बोला। कभी कभी दिमाग में पूरा सीन उभरता है। कभी तो उसे किसी नाटक में जगह मिल जाती है और कभी सदा यतीम ही रह जाता है। बात आई गई हो गई और मैंने भी इस पर ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन सफदर ने हमें बताया कि उसने नाटक को थोड़ा और आगे तक लिखा है और शुरुआती सीन को भी और मांझा है। अब नाटक रुकवाने वाला दर्शक नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। वो आकर कहता है कि यहां नारेबाजी नहीं हो सकती क्योंकि इससे मजदूर भड़क जाएंगे और उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो हड़ताल न होने दे। उसके इलाके में नाटक लगाना तो दूर, कोई सीटू का नाम तक नहीं ले सकता। तब ये पुलिस वाला सुझाव देता है कि एक्टर्स को कोई प्रेम कहानी वाला नाटक करना चाहिए। इस बार प्रेम कहानी में सफदर अश्व की मां को भी दृश्य में ले आया। जोगी और अश्व की शुरुआती बातचीत को उसने छोटा कर दिया और उस हिस्से को लंबा कर दिया जिसमें जोगी अपने भावी ससुर से मिलता है। इस दृश्य में खूब नाटकीयता और हंसी की गुंजाइश थी। जब प्रेम कथा में हड़ताल की बात आती है तो पुलिस वाला फिर दखल देता है और नाटक रुकवा देता है। एक्टर उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ। वो उन्हें धमकी देता है और कहता है कि वो फोर्स लेकर अभी वापस आएगा। तो मैंने पूछा, क्या वो आएगा? सफदर ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। हम दूसरे मुद्दों पर चले जाएंगे। मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। मोटेराम पर काम करते हुए एक दिन हबीब साहब ने चेखव की बंदूक के बारे में हमें बताया था। एंटन चेखव का कहना था कि अगर नाटक के शुरू में कहीं बंदूक आई है तो नाटक खत्म होने से पहले उससे गोली चलना जरूरी है। यानी कहानी का हर तत्व नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए और जो भी हिस्सा इसमें चूक जाए
उसे निकालकर बाहर कर देना चाहिए। पुलिस वाले द्वारा फोर्स लेकर आने की धमकी चेकव की पिस्तौल का ही उदाहरण था। अगर उससे गोली चलनी ही नहीं है तो बंदूक मत दिखाओ। रात को घर लौटने पर और अगली सुबह भी मैं इस बात को लेकर उधेड़बुन में था कि आखिर नाटक से पुलिस वाले को किस तरह निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से उसके वापस न लौटने का एक ही तरीका हो सकता था कि मजदूर उसे मिलकर खदेड़ दें। मगर मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि नाटक के शुरुआती दृश्य में इस तरह की चीज विश्वसनीय नहीं लगेगी। मजदूर मिलकर पुलिस वाले को खदेड़ सकें, इसके पहले और बहुत कुछ होना चाहिए। दोपहर बाद मुझे इसका एक हल सूझा और मैं एक वैकल्पिक दृश्य लिखने लगा। जैसे तैसे मैंने उसे रिहर्सल से पहले लिखना खत्म किया। मैं नर्वस भी था और रोमांचित भी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि औरों को यह दृश्य कैसा लगेगा और खुद सफदर की प्रतिक्रिया क्या होगी। हबीब साहब जैसा कोई माहिर तुम्हारा सीन फिर से लिखे तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे लेखन के साथ कोई नौसिखिया छोकरा खिलवाड़ करे, यह हिमाकत है। मन ही मन लग तो रहा था कि सफदर इससे गुस्सा नहीं होगा, ना ही वो तौहीन महसूस करेगा। फिर अगले ही पल ख्याल आया कि अहंकार तो अहंकार होता है, बेतुका होता है। खैर, दिल की धड़कन को किसी तरह संभाले मैं रिहर्सल पर पहुंचा। अच्छे से अच्छे हालात में भी मैं बढ़िया पाठक नहीं था। हबीब साहब के शब्दों में कहें तो मैं राजधानी एक्सप्रेस नहीं, मालगाड़ी था। सो मैंने जोगी से गुजारिश की कि वो सीन पढ़कर सुनाए। जब हम घेरे में बैठे तो मैंने जोगी को कोहनी मारी। जोगी बोला, सफदर, सुधू ने एक नया सीन लिखा है। बहुत खूब, तो वो हमें क्यों नहीं सुनाता? उसने मेरी तरफ देखा। मेरा मुंह सूख चुका था, एक भी शब्द निकलने का नाम न लेता था। सफदर मुस्कुराया। फिर अकलाने लगे। जोगी, तू पढ़ दे इसका सीन, वरना हम कल सुबह तक यहीं लटके रहेंगे। सब हंस पड़े, मैं भी। और जोगी ने सीन पढ़ना शुरू किया। जहां अश्शो का पिता जोगी की तनख्वाह का सारा हिसाब लगाता है और अंत में जोगी कहता है कि वो तनख्वाह बढ़वाने के लिए हड़ताल में हिस्सा लेगा, वहीं पुलिस वाला आकर नाटक को रोक देता है। ये तीसरा मौका है जब पुलिस वाले ने नाटक को रोका है, लिहाजा एक्टर उससे तंग आ चुके हैं। वे दर्शकों के सामने ऐलान करते हैं कि वो इस तरह नाटक नहीं कर सकते और अपनी परफॉर्मेंस बंद कर रहे हैं। तभी एक एक्टर कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे पुलिस वाले से बात करने दो। वो पुलिस वाले से कहता है, हवलदार साहब, मुझे मालूम है कि आपने पहले कह दिया था कि हमारे नाटक में सीटू का नाम भी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर हमारा नाटक सीटू के खिलाफ हो तो तब तो चलेगा ना? पुलिस वाला दिमाग पर जोर डालता है और कहता है कि वैसे तो ऊपर से यही हुक्म मिला है कि सीटू का नाम भी नहीं आना चाहिए, मगर यदि तुम सीटू के खिलाफ ही नाटक करना चाहते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद वो अपनी कल्पनाओं में खो जाता है, जहां वो देखता है कि उसे इस कारनामे के लिए प्रमोशन मिल रही है और देखते ही देखते वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया, करो नाटक, वो कहता है। अब एक्टर फिर से नाटक शुरू करते हैं। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जो हरदम भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने की रट लगाया करते थे। यही उनका पसंदीदा जुमला हुआ करता था। मुझे ज्यादा ब्यौरे तो ठीक से याद नहीं, मगर एक भाषण में उन्होंने ये कहा था कि मजदूरों को एक बेहतर भविष्य के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। मैंने एक दृश्य लिखा जिसमें एक नेता राजीव गांधी का भाषण पेश करता है। इसके लिए मैंने उनके असली भाषण के बेतुकेपन को थोड़ा और बढ़ा दिया था। मजेदार बात यह थी कि पुलिस वाला अब नाटक पर आपत्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि नाटक तो अब प्रधानमंत्री का ही संदेश दे रहा था। मगर अंत आते आते एक्टर्स, जो मजदूरों की भूमिका निभा रहे थे, का गुस्सा बढ़ता चला जाता है और वे भाषण को रोक देते हैं। तब पुलिस वाला फिर से हस्तक्षेप करता है और मजदूरों को धमकी देता है कि उनकी झुग्गियां ढा दी जाएंगी। यहां एक लोकल नेता अपने चेले के साथ दृश्य में दाखिल होता है और वे दोनों पुलिस वाले की मदद से मजदूरों को धमकियां देने लगते हैं। अब मजदूर सचमुच आजिज हो चुके हैं और वे अपनी हिफाजत के लिए एकजुट हो उठते हैं।
नेता, चेले और पुलिस वाले के पास सिर पर पांव रखकर भाग निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। यहां से नाटक महिला मजदूर के सीन में जाना था, जिसे सफदर को लिखना था। जैसे ही जोगी ने पढ़ना खत्म किया, सफदर खुशी से झूम उठा, उछलकर मेरे पास आया और मुझे कस के गले लगा लिया। ओए लाले की जान, तूने तो कमाल कर दिया, धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया ओए। तो इस तरह मामला तय रहा। रिवर्सल सीन और बस्ती वाला सीन फौरन नाटक में शामिल कर लिए गए। इसके बाद सफदर ने अगला सीन पढ़कर सुनाया, जिसमें एक महिला मजदूर इस बात की शिकायत कर रही है कि उसे अपने बच्चे को साथ लेकर फैक्ट्री में दाखिल होने से रोक दिया गया है। रिहर्सल के बीच में चाय ब्रेक के दौरान शिकमा मेरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसा कर बोली, हरामी, मुझे पता है तूने इस सीन सिर्फ इसलिए लिखा कि वो तुझे गले लगा ले। अच्छा, तो तू लिख लेती। हाँ यार, पर वो फिर भी मुझे गले नहीं लगाता। वो बड़ा गुड बॉय है। सफदर ने जोगी से मेरा सीन हाथ में लिया, पन्नों को पलटते हुए बोला, क्या तुम आमतौर पे ऐसे ही लिखते हो? इतना साफ सुथरा, कहीं कोई कटिंग नहीं, या ये फेयर वर्जन है? नहीं, मुझे फेयर करने का टाइम ही नहीं मिला, और मैं क्या जानूं कि मैं कैसे लिखता हूं। मैंने तो पहली बार कोई सीन लिखा है। वाकई कमाल है, मेरे पहले ड्राफ्ट में तो कांट छांट ज्यादा, लिखाई कम होती है। सफदर, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है ना, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आइडिया आते हैं, वो भी एक साथ। मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया था और मेरी हिंदी भी तंग है, इसलिए मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। हंसते हुए हम औरत वाले सीन के बारे में बात करने लगे। ये बढ़िया है सफदर, मैंने कहा, मगर इसमें पंच नहीं है। अच्छा, अगर तुम लिखते तो कैसे लिखते? मैं कभी लिख ही नहीं पाता, मुझे पता ही नहीं कि मजदूर औरतें कैसे बोलती हैं। मगर इस औरत में कुछ है जो मुझे औरत की वो आखिरी सीन वाली बूढ़ी औरत है ना, उसकी याद दिलाती है। मुझे पता है कि यहां वो गुहार नहीं लगा रही है, मगर न जाने क्यों ऐसा ही लग रहा है। देखता हूं क्या कर सकते हैं। अगले दिन सफदर ने सीन का नया संस्करण पढ़कर सुनाया। अब यह सीन पार्वती नाम की एक महिला मजदूर के साथ शुरू होता है, जो फैक्ट्री में प्रवेश न मिलने पर एक से एक गालियां देते हुए एंट्री लेती है। जो झारू है, गुस्से में है, पुरुष यूनियन नेताओं को खरी खोटी सुनाने को तैयार है। और जब हमने इसकी पहली रिहर्सल की तो माला ने उसमें 4 चांद लगा दिए। उसकी वो गूंजती आवाज, आंखों में शोले, जिस्म में बंद मुट्ठी जैसा तनाव। बाकी नाटक अब पानी की तरह बहने लगा। पार्वती वाले सीन के फौरन बाद ठेका मजदूर का सीन था, जिसमें रामपाल नाम का यूनियन नेता गुलाम रसूल और राघवन नाम के 2 ठेका मजदूरों के साथ झगड़ा करता है, क्योंकि वे हड़ताल में शामिल होने से इनकार करते हैं। सफदर द्वारा इन 2 नामों का चुनाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि मजदूर वर्ग में बहुत सारे प्रवासी शामिल हैं। यहां भी पार्वती ही यूनियन नेता को खरी खरी सुनाती है। ये एक सीन था जो परफॉर्मेंस में हमेशा जम जाता था। मजदूरों को इसमें अपने अनुभव की कठोर सच्चाई दिखाई देती थी। इसमें पता चलता है कि ठेका मजदूर और पक्के मजदूर दोनों एक जैसी बेचैनी में जल रहे हैं। इस सीन में एकता की बुनियाद उभरती है, बिना किसी उपदेश के। मुझे नाटक का आखिरी सीन भी अच्छा लगा, जिसमें एक आदमी लाल कपड़ा लपेटे आता है। वो हड़ताल की हिमायत में बोलता दिखाई देता है, मगर पता चलता है कि वो सीटू की हड़ताल के पक्ष में नहीं है। वो मजदूरों से 7 दिन की नहीं, बल्कि 1 दिन की हड़ताल के लिए कह रहा है। तब आपको पता चलता है कि उसके लाल कपड़े के भीतर गुलाबी कपड़ा है। उस आदमी की क्रांतिकारी भंगिमा एटक के हाव भाव से मेल खाती है। जब मजदूर उसके गुलाबी कपड़े को परे करते हैं तो नीचे कांग्रेस का तिरंगा निकलता है, मगर जब वो उल जलूल आध्यात्मिक बातें उगलने लगता है तो पता चलता है कि तिरंगे के नीचे हिंदू दक्षिण पंथियों का केसरिया कपड़ा लिपटा हुआ है। बहुत चालाकी से ये सीन ऐसी दूसरी यूनियनों के फरेब को उजागर करता है
जो कहने को तो मजदूरों के अधिकारों के हक में बोलती हैं, मगर अंत में उनको धोखा दे देती हैं। दिवाकर ने यह किरदार इस अदा से पेश किया कि देखने ही बनता था। पूछने पर सफदर ने बताया कि वो भी नहीं जानता कि कहां से उसे यह आइडिया आया, मगर यह किरदार पंडित मोटेराम शास्त्री से प्रेरित था। भाई वो भी आजादी के संघर्ष को धराशायी करने के लिए सत्याग्रह की भाषा बोलता है ना? नाटक एक लंबी तुकबंदी के साथ खत्म होता है, जिसमें हड़ताल की लगभग सारी मुख्य मांगों को शामिल किया गया था। जब मैंने पहली बार सुना तो लगा कि यह काम नहीं करेगा। इसमें कोई ड्रामा नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि दर्शक इतनी देर रुके रहेंगे या नहीं, मगर सफदर को विश्वास था कि दर्शक रुकेंगे। तो देखना, ये हिट होगा। हमारे पास एक्टर्स काफी थे, इसलिए कई भूमिकाओं के लिए हमने दो दो अभिनेताओं को तैयार किया। अशोक की भूमिका में आयशा और नंदिता थीं। शिकमा और शिखा ने अशोक की मां का रोल तैयार किया। राकेश और लैम्बी दोनों लंबे अभिनेताओं ने पिता की भूमिका निभाई। जोगी और मुझे दोनों नाट्य अभिनेताओं को जोगी की भूमिका मिली। ललित और विश्वजीत ने पुलिस की भूमिका तैयार की। कुछ और रोल थे जिनके लिए दो दो अभिनेताओं को तैयार किया गया। सूत्रधार के रूप में ब्रिजेंद्र और जुझारू पार्वती के रूप में माला, ये दो मुख्य किरदार ऐसे थे जिनके लिए कोई डबल कास्ट नहीं थी। मैंने सफदर से काफी मिन्नत की कि जोगी का रोल मुझे ना दे, मुझे पुलिस वाला दे, पर उसने मेरी एक ना सुनी। अरे जोगी तो सबसे सेंट्रल रोल है, तुम क्यों नहीं करना चाहते इसे? सफदर, मैं मजदूर नहीं कर सकता ना, मैं अजीब लगूंगा। ओहो, मगर तुमने औरत में बाप का रोल किया था, वो भी तो मजदूर था, कितना अच्छा किया था। अरे यार सफदर, बस मुझे नहीं पता, मैं नहीं जचूंगा इसमें, मुझे पुलिस वाला करने दो ना, वो मैं बहुत अच्छा करूंगा। डोंट बी सिली, तुम यार हल्के फुल्के हो, हमें पुलिस वाला ऐसा चाहिए कि जिसे देखकर डर लगे। मैंने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, इमोशनल ब्लैकमेल आजमाया, मगर सफदर टस से मस न हुआ। तुरान से ईरान तक वही मुस्कुराहट चिपकाए रहा। मैं जोगी के साथ फंस चुका था। नवंबर 1988, चक्का जाम का खेलना। संघर्ष की राह पर आज चलना है साथियों, बंधन सब तोड़ने हैं अब लड़ना है साथियों। संघर्ष की राह पर आज चलना है साथियों, बंधन सब तोड़ने हैं अब लड़ना है साथियों। संघर्ष की राह पर कितनी आशाओं की किरणें यहाँ है, उनके और आंसुओं के बादल यहाँ है। कितनी आशाओं की किरणें यहाँ है, उनके और आंसुओं के बादल यहाँ है। कितने मासूमों ने सहे यहाँ पर मृत्यु भरा अपमान, झेले है लांछन। कितने मासूमों ने सहे यहाँ पर मृत्यु भरा अपमान, झेले है लांछन। कितने हैं तूफान, कितने अंधेरे, इस राह पर आज छाए घनेरे। कितने हैं तूफान, कितने अंधेरे, इस राह पर आज छाए घनेरे। संघर्ष की राह पर आज चलना है साथियों। चक्का जाम की पहली परफॉर्मेंस 2 नवंबर 1988 को हुई। आईपी कॉलेज के पास माल रोड स्थित पुराने सचिवालय के बाहर, जहां लेबर कमिश्नर का दफ्तर हुआ करता था। दिल्ली भर के सैकड़ों मजदूर वहां पहुंचे हुए थे। मजदूरों के तेवर गर्म थे। वे आगे की लड़ाई के लिए कमर कस के आए थे। नाटक शुरू होते ही हम समझ गए कि हमारी परफॉर्मेंस हिट होने जा रही है। प्रेम कहानी को देखकर मजदूर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। उनके लिए सीटू विरोधी नाटक का रिवर्सल अनपेक्षित भी था और मजेदार भी।
जब नाटक में मजदूरों ने नेता, उसके चेले और पुलिस को खदेड़ा तो लोगों ने तालियां बजाईं। ठेका मजदूरों वाले सीन में दर्शकों में लहर दौड़ गई। सफदर का अंदाजा सही साबित हुआ। आखिरी तुकबंदी हिट रही जिसमें मजदूरों की मांगों को दोहराया गया था। सफदर ने इसके लिए जो नारे गाड़े थे उनमें से कुछ तो आने वाले दिनों में दूर दूर तक मजदूरों में प्रचलित हुए, और जहां हमने परफॉर्म भी नहीं किया था वहां भी लोग उन्हें दोहरा रहे थे। एक सीन जो कामयाब नहीं रहा वो मोटेराम के किरदार से प्रेरित था। मजदूरों को वो कंफ्यूजिंग लगा, मगर मेरे ख्याल में इसका कारण ये नहीं था कि सीन अपने आप में कंफ्यूजिंग था। इसका कारण शायद ये था कि जिस समय ये सीन आया तब तक नाटक का भावनात्मक धरातल बदल चुका था। अंत आते आते मजदूर अपने दुश्मन को हराते हुए देख चुके थे और उनके हौसले बुलंद थे। इस दृश्य ने उनके उत्साह पर ठंडे पानी का काम किया। सफदर ने पहले ही परफॉर्मेंस के बाद इस सीन को नाटक से निकाल दिया। कोई नया सीन भी नहीं डाला, मगर इस कटौती से नाटक के स्तर और क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब यह नाटक ज्यादा साफ सुथरा और पैना हो गया। पार्वती के रूप में माला की एंट्री सनसनीखेज थी। मैं कैसी हूँ, तेरी लाश थोड़ी, उस पे कीड़े पड़े, तेरी चिता पर कुत्ते मुंहते रहने, तुझे हैजा हो जाए। अधेर गर्दी मचा रखी है हरामियों ने। थोबड़ा फाड़ कर कह दिया बच्चा अंदर नहीं जा सकता। मैं पूछती हूँ, बच्चे को अंदर न ले जा सकूं तो क्या उसे सरकारी घूरे पर फेंक दूं? तुम्हें बताओ भैया जी, ये कैसी नाइंसाफी है। काम काजी औरत बच्चे को काम पर ना ले जा सके तो काम कैसे करे? कल तक मेरा आदमी मुन्नी को देखता था, आज उसे नौकरी मिल गई तो मुन्नी को मैं अपने संग ले आई, पर वो दूसरा टाइम कीपर उसने फाटक पर ही कहने लगा बच्चे को अंदर ले जाने का हुक्म ना है। ठीक है, मैं भी देख लूंगी, खड़ी हूँ यहीं पर। अभी शिफ्ट छूटेगी तो बताऊंगी यूनियन वालों को क्या हो रहा है यहाँ पे। पार्वती के रूप में माला की एंट्री सनसनीखेज थी। उसका गुस्सा और उसके लड़ाकू तेवर न केवल महिला मजदूरों को फौरन छूते थे, बल्कि सारे मजदूर उसमें अपने आप को देख रहे थे। एक के बाद एक तमाम शोज में मैं माला की कड़कड़ाती एंट्री का इंतजार करता था, क्योंकि उसके आते ही दर्शकों में एक लहर फैल जाती थी। उसे देखकर मुझे बार बार वो लम्हा याद आता था जब मैंने पहली बार माला को औरत में देखा था। उसकी परफॉर्मेंस से मेरा दिमाग झंझना उठा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब मैंने इस किताब के लिए लोगों के इंटरव्यू लिए तो पता चला कि औरत की उस परफॉर्मेंस से माला ने औरों पर भी इसी तरह का असर छोड़ा था। मिसाल के तौर पर मदन गोपाल सिंह ने माला की परफॉर्मेंस के बारे में मुझसे विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका सतर जिस्म, जैसे वो अपने हाथ को उठाती थी, उसकी आवाज, हर चीज, उसे देखते ही मेरे पांव उखड़ गए थे। और इस नाटक में भी, यानी चक्का जाम में भी यही हो रहा था। सालों बाद माला ने यही प्रभाव वो बोल उठी नाटक में भी पैदा किया था। ये कहानियों की एक ट्रिलॉजी है जिसकी आखिरी कहानी में एक महिला मजदूर सभी महिलाओं के लिए अलग शौचालय की मांग करते हुए यूनियन नेताओं की मर्दवादी सत्ता को खुली चुनौती देती है। चक्का जाम अभियान बेमिसाल था। पिछले 3 दशकों के दौरान मैंने एक्टर के तौर पर तकरीबन 4000 परफॉर्मेंसेस में हिस्सा लिया है। इनमें से कम 1/3 मजदूरों, यानी फैक्ट्री मजदूर और अनौपचारिक क्षेत्र मजदूर जैसे लोडर, घरेलू कामगार, सेवा क्षेत्र के मजदूर और फेरी वाले वगैरह के बीच रही हैं। मगर चक्का जाम जैसी ऊर्जा और वैसा उत्साह कभी नहीं देखा। अभियान के आखिर में माहौल इतना गर्म हो चुका था कि कई जगहों पर मजदूरों के ठहाके, तालियां और नारों की वजह से हमारे संवाद दब जाते थे या फिर हमें लंबे पॉज लेने पड़ते। ये नाटक मजदूरों के मूड और अभियान के तर्क दोनों को भली भांति सामने लाता था। सफदर ने मजदूरों की नफ्स पकड़ ली थी। उसका लेखन मानो मजदूरों की चेतना से पैदा होता था और बदले में उसको सींच रहा था। मशीन की तरह चक्का जाम हल्ला बोल भी मजदूरों के जीवन अनुभवों को पकड़ता था और अपने वक्त का थर्मामीटर था। हड़ताल से एक दिन पहले हमने बुद्धिजीवी और कलाकारों के जुलूस में हिस्सा लिया। इसके लिए बौद्धिक एवं कला जगत के अपने तमाम संपर्कों, परिचितों को खंगालने, खींचने में सफदर ने अहम भूमिका अदा की।
पत्रकारों को भी उसने बड़ी संख्या में मोबिलाइज किया। यह जुलूस मंडी हाउस से शुरू हुआ और कोपरनिकस मार्ग से होते हुए इंडिया गेट को छूकर राजपथ पर चलते हुए बोट क्लब पर जाकर खत्म हुआ था। इस सभा में सीटू के एक नेता ने हड़ताल की मुख्य मांगों को सामने रखते हुए भाषण दिया था। उन्होंने अपनी मांगों को इस तरह समझाया कि मध्य वर्ग के दर्शक उन्हें भली भांति समझ पाए। प्रोफेसर प्रभात पटनायक हमेशा की तरह अपने चिर परिचित सहज अंदाज में थे। उनको सुनकर हमेशा ऐसा लगता है मानो वे एक एक वाक्य लिख कर लाए हों। उन्होंने भौंडी पूंजीवादी व्यवस्था की बहुत सजीव तस्वीर खींची। जुलूस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विद्यार्थी भी आए थे। मेरे ख्याल में सफदर ने कुछ दिन पहले उनको संबोधित किया होगा। सो न केवल वे लोग आए बल्कि उनके छात्र संघ अध्यक्ष ने इस सभा में भाषण भी दिया और अपना समर्थन व्यक्त किया। भीष्म साहनी भी आए थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का महान साहित्य गरीबों, हाशियाई तबकों, महिलाओं, दलितों, मजदूरों और किसानों के जीवन अनुभवों को ही विषय के रूप में चुनता है। अगले दिन, जो कि हड़ताल का पहला दिन था, दिल्ली के नागरिक जब उठे तो उनके सामने एक असामान्य नजारा था। तमाम अखबारों ने इस रैली को प्रमुखता से कवर किया था। कहीं भी मजदूरों की हड़ताल की चर्चा करते हुए ट्रैफिक जैम या जीडीपी के नुकसान जैसी बातें नहीं कही गई थी। उस दिन शाम को हमें मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में परफॉर्म करना था। जुलूस के बाद हमारे पास कुछ घंटे का समय था, इसलिए हम कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क चले गए। सफदर चहक रहा था। वो गालिब की गजलें गाने लगा और जोगी ढोलक पर संगत देने लगा। देखते देखते दोनों की जुगलबंदी देखने मजमा इकट्ठा हो गया। सफदर कुछ गाता, कुछ गालिब समझाता। अब राख जो क्या है एक बात पे रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल आँख ही से ना आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है एक बात पे एक बात पे रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी किस नींद पे कहिए कि आरज़ू क्या है तो किस नींद पे तुम्हीं कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू हमारे इर्द गिर्द कुछ 100 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। कोई मूंगफली खा रहा था, कोई ऐसे ही मटर गश्ती करने निकला था। जब हमने अपनी महफिल समेटी तो सफदर ने जुटे दर्शकों को संबोधित किया और उन्हें आने वाली हड़ताल के बारे में बताया। उसने संक्षेप में और अपनी आसान पुरमिठास हिंदुस्तानी में यह भी बताया कि हड़ताल किन मांगों के लिए की जा रही है। उसने अपील की कि वे सब अपने आसपास के लोगों को हड़ताल के बारे में बताएं। भाषण के अंत में उसने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर संघर्ष जिंदाबाद, और दर्शकों ने भी उसकी आवाज में अपनी आवाजें मिला दी। एक दिन हमें चांदनी चौक के टाउन हॉल के पास परफॉर्म करना था। नवंबर की शुरुआत में मेरी बहन की शादी की वजह से मैं एकाध शो नहीं कर पाया था। इसके अलावा बाकी सभी परफॉर्मेंसेस में मैं जाता रहा। जिस दिन मेरा रोल जोगी निभाता उस दिन भी नियम से मैं पहुंच ही जाता। उस दिन जब हम टाउन हॉल पहुंचे तो पता चला कि ललित और विश्वजीत दोनों पुलिस वालों के बीच कुछ कंफ्यूजन हो गया था। दोनों ने यह सोचा कि आज दूसरे की बारी है। इस तरह दोनों नहीं आए। सफदर ने कहा कि आज पुलिस वाले का रोल वो करेगा।
सफदर जन्म में किसी भी पुरुष अभिनेता के किरदार के लिए एक स्थायी बदली अभिनेता था। वो मजाक में कहा करता था कि अब वो अपना नाम स्टेपनी हाशमी रखने वाला है। अभियान के दौरान वो एक दो अभिनेताओं को अलग अलग वजहों से पहले ही बदल चुका था। उस दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि पुलिस वाले का रोल तो मैं करूंगा। उसने बड़े प्यार से मना कर दिया। मैंने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, उसे याद दिलाया कि मैं हमेशा इस भूमिका को निभाना चाहता था। अब जबकि मौका आ ही गया है तो मुझसे यह मौका नहीं छीना जा सकता। वो टालता रहा, मैं अड़ा रहा। आखिरकार न जाने कैसे उसने मेरी बात मान ली। मैं जानता था कि वो क्यों मना कर रहा था। उसे डर था कि मैं हकलाने लगूंगा। बाद में मुझे पता चला कि वो जोगी, ब्रिजेंद्र और राकेश को एक तरफ ले गया था और उनसे कहा कि चूंकि मैं अड़ ही गया हूं इसलिए वो मुझे परफॉर्म करने देगा, मगर यदि मैं हकलाने लगूं तो भाई लोगों संभाल लेना। शुक्र है कि इस बारे में वे लोग कतई परेशान नहीं थे। तीनों चलते पुर्जे थे। उन्होंने सफदर से कहा, तुम चिंता मत करो यार, आराम से बैठो। नाटक हुआ तो कमाल की रवानी से हुआ। न कोई चिड़िया का बच्चा हकलाया, न कोई अटका। शो खत्म होते ही सफदर दौड़कर मेरे पास आया और मुझे बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया। ओए, कमाल कर दिया यार तूने तो। तुझे ठुल्ले का रोल ना देकर मैंने वाकई गलती की। शानदार, बहुत बढ़िया। सफदर, तुम मेरी एक्टिंग की बात कर रहे हो या इस बात की कि मैं हकलाया नहीं? एक्टिंग की घोड़ू, एक्टिंग की। क्या शानदार काम किया है। वैसे क्यों नहीं हकलाया तू आज? तूने इसकी रिहर्सल तो नहीं की थी? पर मैंने की है सफदर। मैंने इसकी हर लाइन की, हर कदम की, लाख लाख बार रिहर्सल की है, रोज दोहराया है। बस फ्लोर पर नहीं, अपने मन में। वारे मेरे एकलव्य। जब हम बस स्टॉप की तरफ चले तो शिकमा मेरे कान में फुसफुसाई। उफ, एक हमारी बदनसीबी देखो। यहां हम हैं जो दिन रात अपने रोल में जान डाले हुए, हमें तो कोई गले नहीं लगाता। और एक तू कलंदर है, साला एक शो क्या किया, हग मिल गई। सरासर नाइंसाफी है। शिकमा, कला की सेवा में तेरे महान बलिदान को वो अच्छी तरह जानता है, तू चिंता मत कर। बस बात यह है ना कि यार वो बहुत गुड बॉय है। नवंबर 1988। हड़ताल। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल बोल मजूरे 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 हल्ला बोल। कांप रही सरमाएदारी, खुल के रहेगी इसकी बोल बोल मजूरे हल्ला बोल बोल मजूरे हल्ला बोल बोल मजूरे हल्ला बोल बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। खून को अपने बना पसीना तूने बाग लगाया है, तूने बाग लगाया है, तूने बाग लगाया है। कुएं खोदे नहर निकाली, ऊंचा महल उठाया है, ऊंचा महल उठाया है, ऊंचा महल उठाया है। चट्टानों में फूल खिलाए, शहर बसाए जंगल में, अपने चौड़े कंधों पर दुनिया को यहाँ तक लाया है, अपने चौड़े कंधों पर दुनिया को यहाँ तक लाया है। बाकी फौज कमेरों की है, बाकी फौज कमेरों की है, तू है नहीं भेड़ों का गोल बोल मजूरे हल्ला बोल बोल मजूरे हल्ला बोल। आप हड़ताल के लिए तमाम प्रोपेगेंडा और अभियान चला सकते हैं और हो सकता है कि सारे के सारे मजदूर आपके साथ हों, मगर अंततः बात तो हड़ताल वाले दिन पर आकर टिकती है।
उत्तरी दिल्ली के एक बुजुर्ग ट्रेड यूनियन नेता कमल नारायण, जिन्हें न जाने क्यों सब लोग डॉक्टर साहब के नाम से पुकारते थे, हालांकि वो कतई डॉक्टर नहीं थे, के पास इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था। उनका कहना था कि कामयाब हड़ताल 50% प्रोपेगेंडा और 50% पिकेटिंग से सफल होती है। मुझे ये इल्म नहीं था कि पिकेट का मतलब बैरिकेड नहीं होता, यानी पिकेट कोई ठोस चीज नहीं होती जिससे कि किसी का रास्ता रोक दिया जाए। पिकेट से मतलब है कार्यकर्ताओं या समर्थकों का समूह जो मजदूरों से बात करके उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। मजदूर अंग्रेजी के शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। सो पिकेटिंग की प्लानिंग और अमल दोनों बड़े नाप तौल के साथ करना होता है। पिकेटिंग के लिए हर इलाके की हड़ताल समिति मजदूरों के साथ मिलकर कुछ ऐसे ठिकाने चुनती है जहां सबसे ज्यादा मजदूर इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल होते हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ कुछ मजदूर आधा घंटा पहले जाकर वहां तैनात हो जाते हैं। पुलिस की अच्छी खासी गारद के साथ मालिक और उनके चेले भी वहां मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद मजदूर आना शुरू करते हैं। फिर जो होता वो एक परफॉर्मेंस सा होता जिसकी स्क्रिप्ट के आखिरी पन्ने खो गए हैं। मजदूर आते थे काम पर जाने की पूरी तैयारी के साथ, नहा धोकर कंघी करके रोटी का डिब्बा लेकर वे थोड़े दूर पर खड़े हो जाते, मगर पिकेट से नहीं गुजरते थे। मालिक और पुलिस वाले हमें आगाह करते थे कि कोई भी किसी मजदूर को काम पर जाने से रोकने की जुर्रत न करे। पिकेट पर तैनात वर्कर्स और कार्यकर्ता कहते, हम कहां किसी को रोक रहे हैं। 10-15 मिनट में जब पर्याप्त संख्या में मजदूर इकट्ठा हो जाते, अभी भी थोड़ा फासले पर खड़े हुए, हालात का जायजा लेते हुए, तो न जाने कहां से अचानक मुख्य नेता हाजिर हो जाते। उनकी आमद मजदूरों में एक नई सनसनी पैदा कर देती और वे अपनी संख्या और अपने परिचित व सम्मानित नेताओं की अगुवाई में पुलिस और मालिकों की भीड़ को चीरते हुए पिकेट में शामिल हो जाते। बहाना ये होता कि साहब हम तो काम पर ही जा रहे थे, पर हड़ताली मजदूरों ने जाने ही नहीं दिया। इसके बाद जोश और खरोश के साथ नारे लगाते जुझारू मजदूरों का यह जुलूस औद्योगिक इलाके से गुजरता। अगर मालिकों के पास पुलिस के रूप में डंडे की ताकत थी तो मजदूरों के पास संख्या का बल था। मैं इस बात को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता कि किस तरह पलक झपकते समीकरण पूरा उलट जाता था। शुरुआत में जब हम पहुंचते तो पुलिस की टुकड़ियां डरावनी लगती और हड़ताल असंभव लगने लगती, और फिर देखते देखते महज आधे घंटे के भीतर पुलिस की हवा निकल जाती और हम लगातार बढ़ती संख्या में औद्योगिक इलाके में धूल उड़ाते आगे बढ़ जाते। पुलिस वालों का काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना रह जाता कि कोई सरफिरा मालिक मजदूरों को भड़का न दे। ये जुलूस 4-5 घंटे बाद किसी पार्क में खत्म होता जहां बहुत सारे कारखानों के मजदूर और नेता सभा को संबोधित करते। कुछ मध्यवर्गीय कार्यकर्ता भी मजदूरों को संबोधित करते, उनके साहस के लिए उनको बधाई देते और प्रेरणा देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते। कुछ मौकों पर मुझे भी मजदूरों को संबोधित करने के लिए कहा गया। जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो संचालक ने बताया कि मैं नाटक का एक्टर हूं। तब दर्शकों में से कोई चिल्लाया, जूते मारो, और भीड़ ने पलटकर हुंकार भरी, 562। मतलब हमारा नाटक वहां पहुंच चुका था जहां पहुंचना था, मजदूरों के दिलों में। गोदामों में माल भरा है, नोट भरे हैं बोरों में, नोट भरे हैं बोरों में, लाला नोट भरे हैं बोरों में। बेहोशों को होश नहीं है, नशा चढ़ा है जोरों में, नशा चढ़ा है जोरों में, आह नशा चढ़ा है जोरों में। इसका दामन उसने फाड़ा, उसका गरेबा इसके हाथ, दफन कसोटों का झगड़ा है, होड़ लगी है चोरों में, कफन कसोटों का झगड़ा है, होड़ लगी है चोरों में। ऐसे में आवाज उठा दे, ऐसे में आवाज उठा दे, ना मेरी मेहनत का बोल, बोल मजूरे अल्लाह बोल, बोल मजूरे अल्लाह बोल, बोल मजूरे।
हड़ताल के आखिरी दिन मजदूरों का जुलूस किसी पार्क में खत्म नहीं हुआ। मुझे मालूम नहीं कि यह बात पहले से तय थी या नहीं, मगर पुलिस को चकमा देते हुए तकरीबन 5000 मजदूरों की टोली जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया से मेन रोड पर निकल आई। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब हम चल नहीं रहे हैं, बल्कि लगभग धीमी गति से दौड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद हम बाकायदा दौड़ रहे थे। दौड़ते हुए मजदूरों का ये जुलूस 4-5 किलोमीटर दूर पुराने सचिवालय पर जाकर खत्म हुआ, जहां जनसभा आयोजित की गई। उस जुलूस, बल्कि उस दौड़ की ऊर्जा को सिर्फ अनुभव करके ही समझा जा सकता था। वो विस्फोटक थी। आज 30 साल बाद भी उस जुलूस को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हड़ताल अभूतपूर्व सफलता के साथ खत्म हुई। जैसा कि इंद्राणी अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं, अन्य यूनियनों द्वारा हड़ताल के प्रभाव को कम करके जताने और बताने की बार बार कोशिशों, मालिकों के संगठनों के अंतर्विरोधी बयानों, पुलिस की भारी तैनाती और बार बार लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियों के बावजूद सच्चाई ये है कि 22 नवंबर से 28 नवंबर 1988 तक हर रोज शहर के औद्योगिक इलाकों में मजदूरों की जबरदस्त गोलबंदी रही और एक ऐसी खलबली थी जो हर कोने में महसूस की जा सकती थी। 7 दिन की हड़ताल को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसकी घटनाओं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, झुटलाया जा सकता है, मगर इसका पैमाना और दायरा इतना व्यापक था कि मीडिया लाख चाहकर भी इसको नजरअंदाज नहीं कर पाया। फलस्वरूप कुछ पलों के लिए ही क्यों न हो, दिल्ली का मजदूर वर्ग एक ऐसे शहर में लोगों की नजर में आया जो हमेशा उनकी चिंताओं और जरूरतों के प्रति बेदर्दी और तटस्थता का भाव अपनाता आया है। अप्रैल 1989 में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर 562 से बढ़ाकर 750 कर दी। आपको याद होगा कि मजदूरों की मांग 1050 की थी। इससे भी बढ़कर सरकार ने यह तय किया कि औद्योगिक मजदूरों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पर पॉइंट वृद्धि पर 85 पैसे का 6 परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलेगा। ऑटोमेटिक रिवीजन की व्यवस्था के फलस्वरूप आज दिल्ली में सारे राज्यों के मुकाबले सबसे ऊंची न्यूनतम मजदूरी दर दी जाती है। हालांकि मोदी सरकार के नए लेबर कोड के चलते हो सकता है ये स्थिति जल्द ही बदल जाए। ये 80 के दशक में लाखों आम मजदूरों के बहादुराना संघर्षों और कुर्बानियों की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। मजदूरों की इन मांगों को मानने के पीछे एक वजह यह थी कि कांग्रेस खुद आने वाले चुनावों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही थी, मगर सरकार के इस रवैये से भी उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को हारना पड़ा और वीपी सिंह 1989 में एक अल्पसंख्यक सरकार के प्रधानमंत्री बने, जिसे एक तरफ कम्युनिस्टों से और दूसरी तरफ भाजपा से समर्थन मिला। वीपी सिंह सरकार ने झुग्गीवासियों को स्थायी आवास पट्टे देने के लिए कुछ बयान तो जरूर दिए, मगर इससे पहले कि कुछ हो पाता, भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, तो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। इस नए दौर ने मजदूर आंदोलन को बुरी तरह कमजोर कर दिया। 1988 के बाद मजदूरों की उतने बड़े पैमाने की कार्रवाई कभी नहीं हो सकी। सिहर उठेगी लहर नदी की, दहक उठेगी फुलवारी, दहक उठेगी फुलवारी, दहक उठेगी फुलवारी, कांप उठेगी पत्ती पत्ती, चट्टेगी डारी डारी, चट्टेगी डारी डारी, चट्टेगी डारी डारी, सरमाएदारों का पल में नशा हिरन हो जाएगा। आग लगेगी नंदन वन में, सुलग उठेगी हर क्यारी, आग लगेगी नंदन वन में, सुलग उठेगी हर क्यारी। सुन सुन कर तेरे नारों को, सुन सुन कर तेरे नारों को, धरती होगी डावाडोल। बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला। एक दिन पिकेटिंग और जनसभा के बाद मैं और जोगी कनॉट प्लेस में मिले। ये दोपहर की बात है और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे।
जोगी के पास आमतौर पर पैसे थोड़े होते थे क्योंकि वो रात को जागरणों में ढोलक बजाया करता था। उसने कहा, चल मैं तुझे ट्रीट देता हूं। कभी काकेदा होटल में खाया है? नहीं ना, चल वहीं चलते हैं, वहां बढ़िया नॉनवेज मिलेगा। हम टहलते हुए कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल के बाहर म्यूनिसिपल मार्केट जा पहुंचे। वहां काकेदा होटल बंद था, जो बड़ी असामान्य बात थी। जोगी ने कहा, वो कोई बात नहीं यार, यहां बहुत ठिकाने हैं, चल अगले वाले पे चलते हैं। वो भी बंद था, फिर तीसरा और चौथा भी। हम पैदल चलते गए और हमारी परेशानी बढ़ती गई। आखिरकार हम एक जगह पहुंचे जहां कुछ लोग बाहर खड़े थे। वो देख, वो दुकान खुली लगती है, वहां भीड़ है। स्वाभाविक है कि जब सब बंद है तो वहीं भीड़ होगी। जब हम वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे तो कुछ लोग हमारी तरफ लपके, लाल सलाम कॉमरेड। वे सीटू के नेतृत्व में गठित होटल एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ता थे और उन्होंने हमारा नाटक देखा था। वे इस बात से बेहद खुश थे कि दोनों जोगी उनकी पिकेट में शामिल होने आए हैं, जिसकी बदौलत आज कैनॉट प्लेस के सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बंद पड़े थे। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफ्दर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिज़ाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज़ के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बेयरफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाज़ें सुधन्वा देशपांडे और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।